वेलकम स्टूडेंट्स। इससे हमने प्रीवियस लेक्चर में बात की थी, जो चुंबकीय क्षेत्र था बी वेक्टर, उसके गुणों के बारे में बात कर रहे थे। तो उसके लिए हमने उससे चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना सीखा था। एक तो स्क्रू वाले नियम से सीखा था कि स्क्रू है, दक्षिणावर्ती पेंच नियम था। दूसरा था हमारा फ्लेमिंग के दाएं हाथ का नियम। और उसके बाद हमने एक चीज देखी थी उसमें कि जो डायवर्जेंस ऑफ बी है वो कितना होता है, 0 होता है। ये था मैक्सवेल की सेकंड इक्वेशन। ये थी मैक्सवेल की कौन सी इक्वेशन, सेकंड इक्वेशन ये कहलाती है। इसके बाद नेक्स्ट हेडिंग डालिए एम्पियर का नियम, जिसको आप 12th में भी पढ़ चुके हो। एम्पियर का नियम है क्या, इधर समझें पहले कि एक वायर है, करंट कैरिंग वायर है, मतलब इसमें से करंट फ्लो हो रहा है कैपिटल आई। तो इस करंट इसमें से होकर फ्लो हो रहा है, तो इसमें एक चुंबकीय क्षेत्र होगा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा किस तरह से होगी, इस तरह से होगी। इस करंट कैरिंग वायर को अगर हम इसमें करंट ऊपर की ओर फ्लो हो रहा है, इस तरह से सीधे हाथ में पकड़े तो मुड़ी हुई उंगलियां चुंबकीय बल रेखाओं को निरूपित करेंगी। इस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा होगी। ठीक है, इस लूप पर जो हमने एक बंद लूप लिया है, इस पर एक अल्पांश ले लिया डीएल, वो भी इसी दिशा में ले लिया, डीएल वेक्टर की ही, बी वेक्टर की ही दिशा में। ठीक है, तब इस चुंबकीय क्षेत्र का बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, और लूप कैसा लिया गया है, क्लोज लिया गया है। जैसे कि एक वायर है, इसमें करंट फ्लो हो रहा है, इसके चारों ओर लूप लिया गया है ये वाला। ठीक है, जिस पर अल्पांश लिया गया है डीएल, तो वो कितना होगा, चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन वो बराबर होगा म्यू नॉट का इस लूप के अंतर्गत बहने वाली कुल धारा के गुणनफल के। म्यू नॉट तथा उस लूप में के अंदर बहने वाली कुल धारा के गुणनफल के। तो उस बंद लूप में से कितनी धारा फ्लो हो रही है अंदर में, अंदर से कैपिटल आई। ये कहलाएगा एम्पियर का नियम। ठीक है, इसको हमने बोल दिया इक्वेशन नंबर 1। आपने पढ़ा होगा एक धारा घनत्व, चूंकि धारा घनत्व जे के बारे में पढ़ा होगा। जे कितना होता है, करंट अपॉन एरिया, करंट अपॉन एरिया। तो अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल इसका मान लिया डीए है, अल्पांश के लिए बात कर रहे हैं, और अल्पांश के लिए डीआई अपॉन डीए। तो यहां से डीआई कितना हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, क्योंकि करंट कैसी क्वांटिटी होती है, राशि होती है, अदिश राशि होती है। तो जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, यदि हमें आई निकालना है तो आई हम कैसे निकाल सकते हैं, यहां से इस आई की वैल्यू यहां पर रखनी है, तो आई चाहिए हमें। तो इंटीग्रेशन ऑफ दोनों तरफ समाकलन कर दिया, तो इंटीग्रेशन करने पर कितना आ जाएगा, जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर। इक्वेशन नंबर इसको डाल दिया हमने 2। अब देखें इसमें ये हमारे पास आ गया। अब समीकरण 2 से अगर हम वैल्यू पुट करें, समीकरण 1 में, समीकरण 2 से 1 में मान रखने पर, समीकरण 2 से 1 में हमने क्या रख दी, वैल्यू इसमें पुट कर दी। तो वैल्यू पुट करने पर हमारे पास कितना हो जाएगा, इधर ही देख लेते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। यहाँ इस चीज का ध्यान रखना, जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन है बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर, इसको एक नाम देते हैं यहाँ पर परिसंचरण, इसको नाम देते हैं परिसंचरण। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखना। तो यहाँ पर इंटीग्रेशन ऑफ बी डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट, और ये कितना हो जाएगा, जे वेक्टर डॉट डीए वेक्टर, इस तरह से हो जाएगा। तो दोनों तरफ एलएचएस और आरएचएस दोनों में ही क्या दिख रहा है, समाकलन रूप दिख रहा है। इसी तरह से हमने वहां पर भी किया था गाउस के नियम में। तो गाउस का नियम लिखा था हमने ये वाला, इंटीग्रेशन ऑफ ई वेक्टर डॉट डीए वेक्टर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। एक तो नॉर्मल रूप लिखा था, फिर समाकलन रूप लिखा था, और फिर उसका अवकलन रूप लिखा था। 3 रूप लिखे थे। तो इसी तरह से यहां पर भी 3 रूप हैं। एक तो नॉर्मल रूप जो कि एम्पियर का नियम ही कहलाएगा, ये भी है एम्पियर का नियम कहलाएगा, लेकिन कौन से रूप में, समाकलन रूप में। यह है समीकरण 3 एम्पियर के नियम का, समीकरण 3 एम्पियर के नियम का समाकल रूप कहलाती है। कौन सा रूप, समाकल रूप या समाकलन रूप कहलाती है। समाकलन रूप कहलाती है। इसके बाद इसका अवकलन रूप निकालना है। तो अवकलन रूप आप कैसे निकाल सकते हो, हमने 2 प्रमेय पढ़ी थी, एक तो डाइवर्जेंस थ्योरम, गॉस की डाइवर्जेंस थ्योरम, और एक स्टोक्स की कर्ल थ्योरम। तो मैंने वहां पर एक चित्र बनाया था जिससे कि आपको याद रह सकता है डीएल, डीए और डीवी की रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में
क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में। तो ये वाली प्रमेय थी स्टोक्स की कर्ल प्रमेय और ये वाली थी गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। जब क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करना है तो यहाँ पर हम स्टोक्स की कर्ल प्रमेय का यूज करते हुए यहाँ पर दिख रहा है मैं रेखा समाकलन, इसको हम क्षेत्रफल समाकलन में परिवर्तित कर सकते हैं क्योंकि स्टोक्स की कर्ल प्रमेय से कितना होता है इंटीग्रेशन ऑफ ए वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर। इस तरह से यदि है तो उसका हम कर्ल लेकर उसको हम क्षेत्रफल समाकलन में बदल सकते हैं, कर्ल ऑफ ए इस तरह से, और कितना हो जाएगा यहाँ पर डीए वेक्टर, डॉट लगेगा क्योंकि क्षेत्रफल भी कैसी राशि है, सदिश राशि। तो रेखा समाकलन को हमने किस में चेंज कर दिया, क्षेत्रफल समाकलन में। अगर हम चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लिए लिखें तो चुंबकीय क्षेत्र बी वेक्टर के लिए अगर हम बात करें तो उसके लिए कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ बी वेक्टर डॉट डीएल वेक्टर इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ डेल्टा क्रॉस बी। ठीक है, पुरानी चीजें ही हैं सभी, हमने यूनिट फर्स्ट में सब कुछ पढ़ लिया था ये कि रेखा समाकलन को क्षेत्रफल समाकलन में चेंज करने के लिए स्टोक्स की कर्ल प्रमेय और क्षेत्रफल समाकलन को आयतन समाकलन में चेंज करने के लिए गाउस की डाइवर्जेंस प्रमेय। तो स्टोक्स की कर्ल का मतलब कर्ल का ही हमने यूज किया है, गाउस की डाइवर्जेंस होती, क्षेत्रफल को आयतन में चेंज करना होता तो वहां पर डेल्टा डॉट का यूज करते हैं, उसी को तो डाइवर्जेंस बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया। इसको डाल दिया हमने इक्वेशन नंबर 4। कितना डाल दिया इसको हमने इक्वेशन नंबर 4। तो इसमें हमें b डॉट dl दिख रहा है, समीकरण 3 व 4 से, समीकरण 3 व 4 से कितना हो जाएगा हमारे पास, बताओ। समीकरण 3 और 4 से अगर हम बात करें इंटीग्रेशन ऑफ b डॉट dl की वैल्यू रख दी हमने डेल्टा क्रॉस b डॉट da वेक्टर, और उधर कितना है म्यू नॉट इंटीग्रेशन ऑफ j वेक्टर डॉट da वेक्टर। दोनों तरफ अगर हम कंपेयर करें da वेक्टर के गुणांक की और समाकलन से समाकलन को यदि हम हटा दें, तुलना करने पर यदि हम दोनों तरफ कंपेयर करें तो यहां से कितना मिलेगा हमें, डेल्टा क्रॉस b है वो कितने के बराबर होना चाहिए यहाँ पर, म्यू नॉट j वेक्टर के, क्योंकि da वेक्टर का गुणांक म्यू नॉट j है, da वेक्टर का जो गुणांक है यहाँ पर डेल्टा क्रॉस b है, ये आ गया हमारे पास। तो यहाँ पर डेल्टा वेक्टर को हम किसके रूप में लिखते हैं, डेल वेक्टर जो होता है हमारा i कैप डेल अपॉन डेल x प्लस j कैप डेल अपॉन डेल y प्लस k कैप डेल अपॉन डेल z, इस तरह से लिखते हैं, मतलब अवकलन आ रहा है वहां पर, इसलिए इसे हम बोलते हैं एम्पियर के नियम का कौन सा रूप, अवकलन रूप कहलाता है। ये एम्पियर के नियम का कौन सा रूप कहलाएगा, ये अवकलन रूप कहलाता है। कौन सा रूप कहलाएगा, ये एम्पियर के नियम का अवकलन रूप, क्योंकि इसमें अवकलन आ रहा है। ठीक है, इसमें समाकलन आ रहा है तो समाकलन रूप, और इसमें क्या आ रहा है नॉर्मल है, तो इसलिए इसको हम बोल देते हैं एम्पियर का नियम। तो लिखें इसमें एम्पियर का नियम हेडिंग डालकर, एम्पियर के नियम के अनुसार, पहले चित्र को बनाना है साइड में, इसको चित्र को बनाओ पहले। और लिखें इसमें एम्पियर के नियम के अनुसार, ब्रेक इन्वर्टेड कॉमा में लिखना, किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन, किसी बंद पथ पर चुंबकीय क्षेत्र का रेखा समाकलन उस बंद पथ में उपस्थित चालक में से प्रवाहित, उस बंद पथ में से उपस्थित चालक में से प्रवाहित कुल धारा कैपिटल आई, चालक में से प्रवाहित कुल धारा कैपिटल आई एवं म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, एवं म्यू नॉट के गुणनफल के बराबर होता है, अर्थात
म्यू नॉट आई, और पूरा लिख दो इसके बाद। और ये इस लूप को जो नाम देते हैं यहाँ पर एम्पियर लूप देते हैं इसको, ठीक है। इसको लूप को जो नाम देते हैं यहाँ पर लिख देना एम्पियर लूप, क्योंकि एम्पियर का नियम है, इसलिए इसको लूप को नाम दे देते हैं एम्पियर लूप। और पूरा लिख दो ऐसे कि ऐसे। तो तीन रूप हो गए, एक नॉर्मल रूप, एक समाकलन रूप और एक अवकलन रूप। जो ये लास्ट में आया है अवकलन रूप, इक्वेशन नंबर इस पर डाल देना 5, और ये मैक्सवेल की समीकरण कहलाती है, जिसे मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहते हैं, जिसे मैक्सवेल की चतुर्थ समीकरण कहते हैं, चतुर्थ समीकरण कहते हैं। तो थर्ड समीकरण कौन सी हो गई? फर्स्ट पढ़ ली आपने, सेकंड पढ़ ली, थर्ड कौन सी है उसको नोट डलवा के लिखवाऊंगा, उसका डेरिवेशन यहां पर नहीं है, सीधा है। तो देखो, आई थिंक लिख लिया होगा आपने यहां पर। तो नोट डालकर लिखते हैं हम। इसके बाद मैक्सवेल की जो फर्स्ट इक्वेशन है डेल्टा डॉट ई इक्वल टू रो अपॉन एप्सिलॉन नॉट आई थी, ये हमने गाउस के नियम से सिद्ध किया था। फिर दूसरा आया था डेल्टा डॉट बी इक्वल टू 0, ये हमने कल ही सिद्ध किया था प्रीवियस लेक्चर में। थर्ड थी डेल्टा क्रॉस ई वाली, माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी, माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी, ये थर्ड इक्वेशन होती है। और फोर्थ है डेल्टा क्रॉस बी इक्वल टू म्यू नॉट जे, ये है, ठीक है, म्यू नॉट जे, इनको लिख दो। और ये कब है? मैक्सवेल की, इसको इस तरह से लिख देना, मैक्सवेल फर्स्ट इक्वेशन, मैक्सवेल सेकंड इक्वेशन, ये मैक्सवेल की थर्ड इक्वेशन, और ये मैक्सवेल की फोर्थ इक्वेशन कहलाती हैं। और कब है? जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो, जब आवेश नियत वेग से गतिशील हो, उस स्थिति में है ये मैक्सवेल समीकरण। या तो स्थिर अवस्था में हो या फिर नियत वेग से। त्वरित वेग के लिए ये नहीं है, इसमें आने को तो यही आती है, लेकिन फोर्थ समीकरण है उसमें थोड़ा सा चेंजेस आता है, उसमें एक टर्म और बढ़ जाती है, नहीं पढ़ना है उसे, यहाँ पर हमें जरूरत नहीं है उसकी। तो फोर्थ इक्वेशन जो आती है, सॉरी थर्ड जो इक्वेशन आती है, इसका डेरिवेशन आपकी इसमें नहीं है सिलेबस में, लेकिन जो फैराडे का नियम होता है कि विद्युत भाग बल यानी कि E है वो चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन की दर के ऋणात्मक मान के बराबर होती है, लेंज के नियम से माइनस आता था, उस नियम से हम इसको निकालते हैं डेल्टा क्रॉस E इक्वल टू माइनस के डेल बी अपॉन डेल टी, ठीक है, इतना ध्यान रखना बस। फैराडे के नियम से ये किससे निकाली थी? गाउस के नियम का अवकलन रूप है ये डेल्टा डॉट बी इक्वल टू 0,
सीधी आ गई थी, किससे कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वो बंद लूप को बनाएगी, इसलिए इसका डाइवर्जेंस फैलाव नहीं हो पाएगा, इसलिए जीरो है। डेल्टा क्रॉस ई फैराडे के नियम से और डेल्टा क्रॉस बी ये हमने निकाली है एम्पियर के नियम से। किससे? एम्पियर के नियम से। तभी मैक्सवेल की समीकरण है, ये ध्यान रखना। अब इसके बाद हेडिंग डालो धारावाही, इसके बाद हेडिंग डालना नोट के बाद, लिख दो इसको नोट को पूरा। और धारावाही ठोस सिलेंडर, ब्रैकेट में लिख देना बेलन, धारावाही ठोस सिलेंडर ब्रैकेट में लिख देना बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, धारावाही ठोस सिलेंडर ब्रैकेट में लिख देना बेलन के कारण चुंबकीय क्षेत्र, ये निकालना है। ये सारे टॉपिक आपके 12th में पढ़े हुए हैं, वही रिपीट हो रहे हैं कि एक धारावाही ठोस सिलेंडर है, ठोस बेलन है इस तरह का, इसमें धारा प्रवाहित हो रही है। तो धारा प्रवाहित हो रही है मतलब आवेश प्रवाहित हो रहा है, आवेश गतिशील है। तो आवेश जब भी गतिशील होगा तो उसकी वजह से क्या होगा? चुंबकीय क्षेत्र होगा। ठीक है, तो चुंबकीय क्षेत्र होगा तो उस बेलन के अंदर, उस बेलन के पृष्ठ पर और उस बेलन के बाहर हमें चुंबकीय क्षेत्र का मान एवेल्यूट करना है, ज्ञात करना है। तो देखें कि एक धारावाही चालक है और वो कैसा है? बेलन वाली शेप में है, इस तरह से है। इसमें करंट फ्लो हो रहा है I, और I इसमें से फ्लो नहीं हो रहा, पूरे में से ये I फ्लो हो रहा है यहाँ पर, क्योंकि एक तरह से ये मानो मोटा वाला वायर है, ये ठोस वायर है बेलनाकार। तो इसमें से करंट टोटल जो फ्लो हो रही है वो I फ्लो हो रही है। इसकी जो रेडियस है हमने मान ली कैपिटल R है, इससे बाहर कोई पॉइंट यहाँ पर हमने मान लिया वो P पॉइंट है, उस पर हमें किसका मान ज्ञात करना है? चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करना है, जो कि इसके केंद्र से कितनी दूरी पर है? स्मॉल r दूरी पर है। पहले बाहर ज्ञात करेंगे, फिर पृष्ठ पर ज्ञात करेंगे, फिर उसके अंदर ज्ञात करेंगे। 3 पॉइंट करना है। तो जिस पॉइंट पर भी ज्ञात करना है उस पॉइंट से संबंधित हम एक लूप की रचना करेंगे। उस लूप को हम बोलेंगे एम्पियर लूप। कौन सा लूप बोलेंगे इसको? एम्पियर लूप। इस तरह से हमने एक लूप की रचना कर दी, इस तरह से। ठीक है, ये हमने r रेडियस का एक क्या बना दिया? लूप बना दिया। इधर की डिस्टेंस r होगी, यहां से बिंदु पॉइंट O से। ठीक है, और इस बेलन की जो रेडियस है वो कितनी है? r। तो इसके लिए हम एम्पियर के नियम का यूज करेंगे। एम्पियर के नियम से, एम्पियर का नियम क्या है? इंटीग्रेशन ऑफ b वेक्टर डॉट dl वेक्टर इक्वल टू म्यू नॉट और उसके अंदर बहने वाली कुल धारा का गुणनफल। ये है, ये क्या होती है? निर्वात की चुंबकशीलता। एप्सिलॉन नॉट होती है विद्युतशीलता, ये होती है चुंबकशीलता। और इसको क्या बोलते हैं? म्यू r को चुंबकीय पारगम्यता, और उसको बोलते हैं हम आपेक्षिक विद्युतशीलता। ठीक है, परावैद्युता की आपेक्षिक विद्युतशीलता, इस चीज का विशेष ध्यान रखना। तो म्यू नॉट I। अब देखें इसमें करंट इस तरह से इसमें फ्लो हो रहा है ऊपर की ओर, तो इसको इस तरह से पकड़ेंगे तो इसमें चुंबकीय बल किस तरह से होंगे? इस तरह से निकलेंगी और अंदर की ओर जा रहे होंगे, इस तरह से। ठीक है, तो B वेक्टर इस तरह से, और लूप जो dl वेक्टर हम लेते हैं इसी पर ले लिया, और कौन सी डायरेक्शन में ले लिया? ये अल्पांश जो हमने लिया है यहाँ पर dl लिख दिया, ये कौन सी डायरेक्शन में लिख दिया? चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही ले लिया। क्यों? उसी की दिशा में लेने से हमें एक फायदा मिल जाता है। अपोजिट ले सकते हो, कोई फर्क नहीं है, फिर आपका आंसर है उसमें ऋणात्मक आएगा। तो उसका मतलब ये रहेगा कि हमने जो दिशा चूज की है वो चुंबकीय क्षेत्र के अपोजिट, ऐसा लिखना पड़ेगा फिर वहां पर। तो इसको अगर हम खोलते हैं तो b a डॉट b, तो b dl cos थीटा इक्वल टू म्यू नॉट I हो जाएगा। कब बात कर रहे हैं हम? फर्स्ट पॉइंट, जब स्मॉल r ग्रेटर देन r है, यानी कि उस बेलन के बाहर हम किसी पॉइंट P को ले रहे हैं, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। ठीक है, यहां से b बाहर ले लिया, cos थीटा। ठीक है, cos थीटा, थीटा इक्वल टू, चूंकि b है वो पैरेलल है किसी के dl के, एक इस डायरेक्शन में, इसलिए थीटा इक्वल टू कितना हो जाएगा? 0 डिग्री। इसलिए b और इंटीग्रेशन ऑफ dl। ठीक है, इंटीग्रेशन ऑफ dl केवल यही आएगा, क्योंकि मोड कर दिया, अदिश राशि हो जाएगी, इक्वल टू म्यू नॉट I। b
डीएल का इंटीग्रेशन करना है, जो छोटे छोटे अल्पांश हैं डीएल उनको जोड़ना है, तो इसको जोड़ेंगे हम पूरे पथ पर, तो ये परिधि आ जाएगी इसकी, जो भी हमने लूप लिया है वृत्ताकार उसकी परिधि, तो उसकी परिधि कितनी हो जाएगी 2πr, और ये कितना हो जाएगा म्यू नॉट आई, तो b हमें निकालना है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारे पास, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये आ जाएगा हमारे पास मैग्नेटिक फील्ड। कहां पर निकाला है हमने आउटसाइड, इसलिए इस पर हमने लिख दिया b आउट, कितना लिख दिया b आउट। तो हम यहां से ये भी लिख सकते हैं कि जो b आउट है वो प्रोपोर्शनल है 1/r के, मतलब एक तरह से डिस्टेंस बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान कम होगा। कब कब, जब यहां से यहां तक पॉइंट लिए जा रहे हैं बाहर, तो जितनी डिस्टेंस बढ़ती जाएगी चुंबकीय क्षेत्र का मान उतना ही कम होता हुआ जाएगा। सेकंड केस है इसमें, यदि स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R, यानी कि किस पर बात कर रहे हैं हम, उस बेलन के पृष्ठ पर, तो बेलन के पृष्ठ पर स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R होगा, तो समीकरण इसको हमने बोल दिया, इसको बोल दिया 1, इसको बोल दिया हमने 2, ठीक है। तो समीकरण 2 से, तब समीकरण 2 से अगर हम बात करें तो कितना हो जाएगा बताओ, b इक्वल टू म्यू नॉट आई अपॉन 2πr, ये हो जाएगा, और b ये कितना हो जाएगा सरफेस, क्योंकि पृष्ठ पर, तो पृष्ठ को हमने कितना किससे डिनोट कर दिया s से, सरफेस की वजह से। तो लिखें इसमें पहले धारावाही ठोस सिलेंडर के कारण चुंबकीय क्षेत्र, हेडिंग डालकर उसमें लिखना, माना कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस बेलन माना कैपिटल R त्रिज्या का एक ठोस बेलन जिसमें कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, कैपिटल I धारा प्रवाहित हो रही है, तब धारा प्रवाहित होने के कारण, तब धारा प्रवाहित होने के कारण बेलन के चारों तरफ, बेलन के चारों तरफ चुंबकीय बल रेखाएं वृत्ताकार लूप बनाती हैं, बेलन के चारों तरफ वृत्ताकार लूप बनाती हैं। अब फर्स्ट पॉइंट डालना, फर्स्ट पॉइंट, ठोस बेलन के बाद चुंबकीय क्षेत्र ठोस बेलन के बाहर चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, स्मॉल r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और इसको अंडरलाइन कर देना, और उसके बाद चित्र को बनाओ, साइड में चित्र को बनाकर उसमें फिर लिखना है, पहले बोर्ड से चित्र बनाओ पहले। लिखें इसमें, ठोस बेलन के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर, ठोस बेलन के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए, ठोस धातु का बेलन है, ठीक है, ये तो सी में से धारा प्रवाहित हो सकती है। ठोस बेलन के अक्ष से स्मॉल r दूरी पर चुंबकीय क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद पथ लेते हैं, स्मॉल r त्रिज्या का एक बंद पथ लेते हैं,
स्मॉल आर त्रिज्या का एक बंद पथ लेते हैं। माना इस बंद पथ पर एक अल्पांश डीएल वेक्टर है। माना इस बंद पथ पर एक अल्पांश डीएल वेक्टर है। तब अल्पांश व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। तब अल्पांश व चुंबकीय क्षेत्र की दिशा एक ही होगी। अर्थात दोनों के मध्य थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। अर्थात दोनों के मध्य कोण थीटा इक्वल टू 0 डिग्री होगा। तब एम्पियर के नियम से लिख दो पूरा, इसको पूरा कंप्लीट कर दो। इस तरह से था ये लूप, इसमें इस तरह से आएगा साइन ये। सेकंड पॉइंट लिख देना, बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R। बेलन की सतह पर चुंबकीय क्षेत्र, ब्रैकेट में लिख देना स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R लिख देना। तब समीकरण 2 से bs इक्वल टू म्यू नॉट I अपॉन 2 पाई r, यहां से हम लिख सकते हैं कि वो bs है वो r पर डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब bs है वो कैसा रहेगा, एक कांस्टेंट क्वांटिटी होगा जो कि म्यू नॉट कांस्टेंट है, I उसमें से बहने वाली धारा, अंदर से बहने वाली धारा कांस्टेंट है, 2 पाई कांस्टेंट, r बेलन की रेडियस है वो भी कांस्टेंट है, कोई चेंज नहीं हो रही है, इसलिए bs का मान कैसा रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ठीक है, और इस धारावाहिक सिलेंडर के अंदर वाला जो करना है वो हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। ओके, थैंक यू। यहां तक कंप्लीट कर लेना इसको।